स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का जो अध्याय है जल संसाधन। इसका एक पार्ट हमने पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिएगा। उसमें जल संसाधन किसे कहते हैं, जल संसाधन के बारे में जो विस्तार से जानकारियाँ हैं और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में बात की गई हैं। आज हम उससे आगे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पिछले कुछ वर्षों से बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से विरोध का विषय बन गए हैं। एक्चुअली में बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, जिसके बहुत सारे उद्देश्य हो, जैसे कि जल विद्युत, पेयजल, सिंचाई, पर्यटन, मत्स्य पालन। ये जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, झीलें बनाई जाती हैं, ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं के हिस्से हैं। तो लोग अक्सर इनका विरोध करते हुए देखे जा सकते हैं। तो वो विरोध क्यों कर रहे हैं? तो कारण है लोगों का विस्थापन। जहाँ पे बांध बन रहा है वहाँ पे एक्चुअली में होता क्या, उसका आसपास का क्षेत्र डूब क्षेत्र में आ जाता है। जैसे मान लो कि ये नदी जा रही है, यहाँ पे बांध बनाया, ठीक है ना, तो ये पानी यहाँ तक भरा जाएगा, इस तरह से पूरा का पूरा जल भरा हो जाएगा। अब मान लो यहाँ कोई एक गांव है या यहाँ पे जंगल में कोई एक निवास है लोगों का, तो उनको वहाँ से हटाया जाएगा। तो ये क्या हुआ, लोगों का विस्थापन। तो वो लोग विरोध करते हैं, भाई ये जो विकास की कीमत सिर्फ हम क्यों चुकाएं, हमें ही क्यों हटाया जा रहा है। और उसके बदले में सरकार उनकी कोई विशेष योजना नहीं बनाती है, उनके लिए कुछ हेल्प नहीं कर सकते वो लोग, इसीलिए वो लोग इनका विरोध करते हैं। तो पहला जो कारण है बहुउद्देशीय परियोजना का, कि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का विस्थापन होता है। दूसरा है भूमि का डूब जाना। जैसा कि हमने बताया कि जैसे जो परियोजना है इसमें जो क्षेत्र ऐसे डूब क्षेत्र में आता है, तो यहाँ मान लो खेती बाड़ी हो रही है, लोगों के खेत हैं, घर हैं, गांव हैं, ऐसे जो क्षेत्र हैं, जो अन्य किस्म की गतिविधियाँ जहाँ संचालित होती है, वो क्षेत्र डूब जाता है। इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे भी डूब जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो उपजाऊ और कृषि भूमि है वो वन क्षेत्र, ऐतिहासिक स्थल है, मान लो इतिहास से जुड़े हुए कोई विशेष स्थल हैं, जगह हैं, कोई मंदिर हैं, सांस्कृतिक स्थल है, वो भी डूब क्षेत्र में चले जाते हैं। इसलिए लोग इसका अक्सर विरोध करते हुए देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरणीय हानि। पर्यावरणीय हानि का मतलब है कि ये विकास बिल्कुल ठीक है, जो परियोजनाएं चली जा रही है वो भी ठीक है, लेकिन इतने बड़े बांध नहीं बनाए जाने चाहिए। ये पर्यावरण की दृष्टि से भी नुकसानदेह, क्योंकि हमने अभी चर्चा की है दोस्तों कि जो डूब क्षेत्र हैं उसमें बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं बड़ी मात्रा में, और पारिस्थितिकी जो क्षेत्र हैं, जलीय जीव जंतु को अपना आवास छोड़ करके उनको अन्यत्र जाना पड़ता है। तो ये पर्यावरण की भी हानि है। फिर है बाढ़ की समस्या। अगर आप बड़ा बांध बनाओगे और किसी दिन ये बांध टूट जाता है, या फिर अचानक ऐसे पीछे भारी बारिश होती है, जिसका लेटेस्ट एग्जांपल अभी देख सकते हो दोस्तों, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, सबके हालात बद से बदतर हो गए हैं। रीज़न क्या है कि बड़े बड़े जो डैम हैं, बड़े बड़े जो बांध हैं, वो अब पानी को रोकने की अब उनमें क्षमता नहीं है। पीछे से इतना पानी आ रहा है कि उन बांधों के गेट अचानक खोले जा रहे हैं। तो आगे के क्षेत्रों में क्या आ रही है, बाढ़ आ रही है। तो ये बाढ़ की समस्या को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया, लेकिन कई बार ये खुद ही बांध या ये जो परियोजनाएं हैं ये खुद ही बाढ़ की कारण बन जाते हैं। फिर है क्षेत्रीय असमानता। क्षेत्रीय असमानता का सीधा सा मतलब है कि जहाँ बांध बनाया गया, मान लीजिएगा उस क्षेत्र के लोगों को वो फ़ायदा नहीं मिलता और उसका फ़ायदा कहीं और के लोगों को मिल रहा है, और वहाँ पे भी कुछ एक लिमिट मात्रा में एक एलिट ग्रुप को, जिसको बोल सकते हैं उद्योगपति हैं या जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो इसका फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं। तो ये क्षेत्रीय असमानता, मतलब एक राज्य का फ़ायदा कहीं और मिलता है। फिर है सांस्कृतिक हानि, कि उस क्षेत्र में बहुत सारे मंदिर, स्मारक, पुरातात्विक स्थल, धार्मिक महत्व के जो स्थान है वो डूब क्षेत्र में चले जाते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से लोग अक्सर जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनका विरोध करते हैं। उनमें से एक है दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये एक जन आंदोलन है। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और पद यात्रा के द्वारा ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हिंसक आंदोलन है। और जनहित याचिका जो हैं वो अदालतों में दायर की जाती हैं। जनहित याचिका उन्हें कहते हैं जो ज़्यादातर लोगों का हित प्रभावित करती है। इसके लिए कोर्ट में जो केस डाला जाता है उसे जनहित याचिका कहते हैं। इस आंदोलन की, नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो शुरुआत है दोस्तों 1985 में हुई थी। उद्देश्य क्या है इस आंदोलन के, तो देखिए, नर्मदा घाटी में बन रही बड़ी बड़ी बांध परियोजनाएं, विशेषकर सरदार सरोवर बांध का विरोध। यानी ये मान लो नर्मदा नदी जा रही है, ठीक है ना, इस पर जो छोटे छोटे बांध बनाए जा रहे हैं
तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं और विशेष करके सरदार सरोवर बांध, उसका विरोध कर रहे हैं लोग। और उसका विरोध का कारण भी क्या है कि वहाँ से लोग क्या हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, उनके पुनर्वास की मांग की जा रही है, उनको मुआवजे की मांग की जा रही है, जो कि ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण की मांग भी की जा रही है कि आप विकास कीजिए, लेकिन पर्यावरण को हानि पहुंचा के, उनको नुकसान पहुंचाने की कीमत में हमें विकास नहीं चाहिए। ये सारे ही कारण हैं सरदार सरोवर बांध परियोजना का विरोध, जिस आंदोलन को नाम दिया गया है नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसका जो नेतृत्व करता है, यानी इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग कौन हैं, इसमें मुख्य रूप से मेधा पाटेकर नाम की एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा वहाँ के जो उस क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय लोग हैं, किसान हैं, और पूरे भारतवर्ष से पर्यावरणविद जितने भी लोग हैं, जो पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं, वो भी इसका विरोध करते हुए देखे गए हैं। और मानवाधिकार कार्यकर्ता, क्योंकि बड़े लेवल पर लोगों के जो मानवाधिकार हैं वो प्रभावित हुए हैं। सरदार सरोवर बांध जो परियोजना है वो किन किन राज्यों से जुड़ी हुई है, तो ये महाराष्ट्र, गुजरात, विशेषकर नदी भी मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है, लेकिन इस परियोजना का लाभ 4 राज्यों को मिलेगा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है ये दोस्तों। नेक्स्ट है टिहरी बांध आंदोलन, तो ये भी उत्तराखंड में है और ठीक नर्मदा बचाओ आंदोलन के जैसे ही है कि नदी पर जो बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना है, ठीक है ना। भागीरथी नदी, अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों मिलते हैं, तो वहाँ से जैसे कि अलकनंदा है और ये भागीरथी है, तो ये यहाँ से गंगा नदी कहलाती है, ठीक है ना। तो एक तरीके से गंगा की ही एक जलधारा है जो उत्तराखंड में बहती है, उसको नाम गंगा नदी बाद में मिलता है। तो ये कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो उस पर भागीरथी नदी पर बांध बनाया गया है जिसको कहा गया है टिहरी बांध। इसका निर्माण कब शुरू हुआ टिहरी बांध का, 1978 में, जो कि 2006 में जाके पूरा हुआ है। इस आंदोलन का, यानी जो ये बड़ी परियोजना है, इसका विरोध करने वाले लोगों का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनमें सुंदरलाल बहुगुणा मुख्य रूप से हैं। दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में पर्यावरण को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई है इन्होंने। चाहे जितनी बड़ी योजना है, चाहे जो किसी की हो, चाहे सरकार की हो, चाहे निजी पूंजीपतियों की हो, हर बार इन्होंने पर्यावरण के हित में सब कुछ त्याग करके विरोध किया है और लोगों का साथ भी इनको बखूबी मिला है। परिणाम क्या हुआ, यानी इस आंदोलन का परिणाम क्या निकला कि सरकार ने पुनर्वास का मतलब है जो क्षेत्र में जो लोग प्रभावित होते हैं उनको फिर से उनको आवास, यानी उनका मकान या उनको एक निवास स्थापित करने में भूमिका निभाई, और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को लेकर और सख्त किए। यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि हमें विकास करना है, तो कुछ नियमावली बनी, उनको और सख्त किया गया कि आप पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचा सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। तो कुल मिला के उनकी मांगों को माना गया। फिर देखिए दोस्तों कि सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया कि कहीं जगह सिंचाई, अति सिंचाई होती है जहाँ पे पानी नहीं मिलता था, तो इस वजह से भी जो फसल का प्रारूप है, जो फॉर्मेट है कि इस मौसम में यही वाली फसल मिलेगी। आप देखिए आजकल हर मौसम में हर तरह की फसलें उत्पादित की जाती हैं, तो इससे प्रॉब्लम्स भी हुई हैं। किसान जल गहन का मतलब ज़्यादा पानी या ज़्यादा सिंचाई करके फसलें लेने की कोशिश करते हैं और वाणिज्यिक फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकी के परिणाम हो सकते हैं। यानी कुल मिला के जो मृदा की उपजाऊ क्षमता है वो 100% प्रभावित होती है और मिट्टी में खारापन, लवणीयपन जो है वो उत्पन्न हो जाता है और कहीं ना कहीं मिट्टी की जो उपजाऊपन की जो क्षमता है वो कम होती है। नेक्स्ट है कृष्णा गोदावरी विवाद। ये अच्छा प्रश्न बन सकता है दोस्तों एग्जाम में। कृष्णा गोदावरी विवाद क्या है, तो देखिए महाराष्ट्र की जो सरकार है वो कोयना नदी पर, ठीक है ना, कोयना एक नदी का नाम है, तो वहाँ पे जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बना करके जल की दिशा बदली। मान लो ये पानी बह के जा रहा है तो इसको इस तरह से मोड़ दिया और यहाँ बांध बनाया गया। तो जो आगे की सरकारें हैं, मीन्स उनके जो पड़ोसी राज्य हैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, उन सरकारों ने इनका विरोध किया, इस परियोजना का विरोध किया। इसको बोलते हैं कृष्णा गोदावरी विवाद। तो ये प्रोजेक्ट किसका, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। इसका विरोध कौन से राज्य कर रहे हैं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नदी परियोजना पर उठी आपत्तियाँ। जो आपत्तियाँ उठी है कि जो बड़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन पे क्या सवाल खड़े किए गए दोस्तों, कि देखो बाढ़ नियंत्रण, नाम तो है बाढ़ नियंत्रण, लेकिन कई बार ये बाढ़ का कारण बन जाती है कि जो मान लो कि ये नदी आ रही है, इस पर बांध बना,
तो इसके साथ दोस्तों तलछट आती है। तलछट मतलब कंक्रीट, मिट्टी, छोटे छोटे जो पत्थर वगैरह आते हैं वो सब आके तलछट यहाँ जमा हो जाता है। इससे क्या हो रहा है, जो नेचुरल जो पानी का बहाव है वो रुक जाता है, इससे बाढ़ आने की संभावना है। और दूसरा है तलछट प्राकृतिक उर्वरक है। ये जो तलछट हैं वो प्राकृतिक उर्वरक है और मैदानों में पहुंच के फैल जाता है। इसमें खेती बहुत अच्छी होती है, बिना कोई खाद बीज दिए उत्पादन देखते ही बनता है। तो वो बांध बनने के कारण मैदानी भागों तक नहीं पहुंच पाता, तो जो भूमि निम्नीकरण है वो होता है। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि की जो उपजाऊपन की जो क्षमता है वो कम होती है, कारण जो नेचुरल तलछट है वो नहीं पहुंच पाता है। फिर है अत्यधिक जल उपयोग से जल जनित बीमारियां और फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां भी होती हैं। इस वजह से लोग इन प्रोजेक्ट्स का विरोध करते हैं कि हमें छोटे छोटे बांधों की ज़रूरत है, बहुत बड़े बांध बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है वर्षा जल संग्रहण। सीधी सी बात है दोस्तों कि हम भारत में रहते हैं, भारत के अनेक राज्य जो हैं न केवल सांस्कृतिक रूप से या राजनीतिक रूप से अलग अलग हैं, बल्कि हम भौगोलिक रूप से जो भौगोलिक क्षेत्र हैं वो बहुत अलग है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के हैं। तो कहीं पानी बहुत ज़्यादा, कहीं बिल्कुल नहीं है। हम उस देश के निवासी हैं जहाँ एक तरफ दुनिया की सर्वाधिक वर्षा भी इसी देश में होती है, तो एक ऐसा क्षेत्र भी जहाँ औसत से बहुत कम वर्षा होती है। तो आप देख सकते हैं, इसीलिए वर्षा जल संग्रहण की हमें सख्त आवश्यकता है। तो इसका मतलब है वर्षा के समय गिरने वाले जल को सीधे एकत्र कर उसे भविष्य में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। यानी जो बारिश का पानी टपकता है उसको हम कैसे भी करके स्टोर करते हैं, उस स्टोर करने की प्रोसेस को हम बोलेंगे वर्षा जल संग्रहण, यानी बारिश के पानी को इकट्ठा करना, सीधी सी बात बोले तो। तरीके क्या हैं वर्षा जल संग्रहण के? तो वर्षा जल संग्रहण के तरीके हैं दोस्तों, पहला है छत आधारित संग्रहण। नॉर्मली हम आसपास जितने भी देखते हैं कि एक बारिश आती है, बारिश से पहले लोग अपनी नॉर्मली पहली बारिश के बाद छत को धो देते हैं। उसके बाद में विभिन्न प्रकार के जो पाइप वगैरह लगे होते हैं, उन पाइप के जरिए पानी को अपने घरों के जो हौद या टाँका जो होते हैं उसमें ले जाते हैं और वो भर देते हैं, और शुद्ध मीठा पानी होता है और उनको पीने के लिए पेयजल के रूप में उस पानी को यूज़ करते हैं। तो ये छत आधारित संग्रहण है, यानी बारिश के पानी को घर के जो छत हैं वहाँ से पानी को इकट्ठा करना। नेक्स्ट है सतही जल संग्रहण। सतही जल का मतलब बारिश होती है, वो पानी तेज़ी से बहते हुए नदियों में होते हुए वापस महासागरों में पहुंच जाता है। तो इस पानी को बांध, तालाब, झीलें ये बना करके इस पानी को रोकना और उनका यूज़ करना। फिर हैं पारंपरिक प्रणालियाँ। कुछ ऐसी तकनीकें हैं हमारे देश में जो सदियों से चली आ रही हैं। जैसे कि राजस्थान में क्या किया जाता है कि टाँका बना दिया जाता है ज़मीन के अंदर, एक कमरे जितना या उससे थोड़ी छोटी साइज़ का, और उसमें 4 टैंकर, 5 टैंकर, 2 टैंकर, वो अपनी अपने मकान की क्षमता के हिसाब से टाँका बना देते हैं। और पश्चिमी राजस्थान में तो ये विशेषकर देखने को मिलता है, जहाँ बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं और वर्ष पर्यंत वो पीने का लिए वो पानी उपयोगी साबित होता है। फिर खड़ीन। जैसलमेर में छोटे छोटे जो तालाब होते हैं दोस्तों, उन्हें खड़ीन बोला जाता है। तो खड़ीन भी जल संग्रहण की पारंपरिक प्रणाली में। जोहड़, शेखावटी यानी सीकर, झुंझुनू, चूरू में जो हैं वो छोटे छोटे कुएँ होते हैं, वो कुएँ भी जल स्रोत हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान में टाँका, खड़ीन और जोहड़। ऐसा प्रश्न आ सकता है राजस्थान में जल संग्रहण की पारंपरिक प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं? तो टाँका, खड़ीन, जोहड़, ठीक है ना। हिमालय क्षेत्र में गुल कहलाते हैं, मीन्स नदी आ रही, तो ऐसे तालाब जैसे मान लो आप एक तरीके से। और एमपी और यूपी में जो हैं वो तालाब के रूप में ही प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है पालर पानी। परीक्षा में आ सकता है दोस्तों पालर पानी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही सिंपल है ये। जो वर्षा का जल है, जो बारिश का पानी है, उसे ही पालर पानी कहते हैं, विशेषकर राजस्थान में। और ये जल का शुद्धतम रूप है, सबसे अच्छा अगर पानी का कोई रूप है तो बारिश का पानी है, और इसको राजस्थान में पालर पानी कहते हैं। तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या विशेष है देखिए, राज्य में हर घर में छत वर्षा संग्रहण का ढांचा बनाना अनिवार्य किया गया। यानी जो पानी को सहेजना है, इकट्ठा करना है, उसके लिए एक ढांचा बनाना होता है कि पाइप रखना होता है, उसको टाँके तक लेके जाना है। तो वो स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी। जब भी आप मकान बनाओगे, उसका नक्शा पास करवाने जाओगे म्यूनसिपैलिटी के पास में, तो वो नक्शा ऐसे पास नहीं होगा। आपको पानी को स्टोर करने के लिए आपने इस मकान में क्या किया सिस्टम, वो बताना पड़ेगा आपको। वो अगर आपने किया है तभी आपका मकान का नक्शा पास होगा। फिर एक और है जल संपन्न गांव की ख्याति। एक भारत में एक गांव है दोस्तों, वो जल संपन्न गांव के नाम से प्रसिद्ध हैं।
तो ये आपके बुक में डेफिनेटली तो ये प्रश्न आ सकता है, भारत में कौन से गांव की जो है जल संपन्न गांव की ख्याति प्राप्त है? तो वो कर्नाटक राज्य के मैसूरू जिले में स्थित हैं और गांव का नाम है गंडाथुर गांव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह से प्रश्न आ सकता है, भारत के किस गांव को जल संपन्न गांव की ख्याति प्राप्त है? आप कोई भी गांव का नाम लिखोगे, फिर अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर वो सही नहीं होता दोस्तों। हमेशा प्रश्न का उत्तर वो माना जाता है जो आपको पाठ्य पुस्तकों में मिला है, तो वहीं से फैक्ट लेना है, और इसमें रटने जैसी चीज़ें नहीं करनी दोस्तों। चीज़ों को समझिए, आधी से ज़्यादा चीज़ें सिर्फ आप समझ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और याद भी रह जाएगा। तो क्यों है ये देखिए, जल की आवश्यकता की पूर्ति वर्षा जल संग्रहण से करते हैं, यानी जो बारिश का पानी होता है उसको स्टोर कर लेता है और पूरे वर्ष पर्यंत ये अपना काम निकाल लेते हैं ये गांव वाले। तो सोच के देखिए कितना अच्छा सिस्टम उन्होंने बना रखा है। फिर है मेघालय की राजधानी शिलोंग, वर्षा जल संग्रहण काफ़ी प्रचलित है वहाँ पे। एक्चुअली में जितनी ज़्यादा पूर्वोत्तर में बारिश होती है, और दुनिया की सर्वाधिक जो बारिश है वो पूर्वोत्तर में होती है और मेघालय में होती है, ठीक है ना। तो वहाँ तेज़ी से पानी गिरता है, लेकिन पहाड़ी एरिया होने के कारण पानी तेज़ी से बहकर चला जाता है। इतना पानी बरसने के बावजूद भी वहाँ के जो लोग हैं वो पानी की कमी से जूझते हैं, इसीलिए वहाँ पे पानी, जो बारिश का पानी, उसको इकट्ठा करने की प्रणाली प्रचलित है। मासिन राम, ये भी मेघालय में है। विश्व की सबसे अधिक वर्षा अगर कहीं होती है दोस्तों तो मासिन राम होती है। तो ऐसे प्रश्न आ सकता है, दुनिया की सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है? तो वो भारत में होती है, भारत में भी मेघालय में, और मेघालय में उस जगह का नाम है, पहले चेरापूंजी हुआ करता था दोस्तों। अगर आप पुरानी जीके की कुछ बुक्स या अगर आपसे डिस्कस करें तो वो आपको जो नाम बताएंगे वो चेरापूंजी बताएंगे। तो थोड़ा सा शिफ्ट हो गए हैं, ये जयंती, गारो, खासी, ये मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों में बादल जाके एक तरीके से फंस जाते हैं, वहाँ मतलब अपार वर्षा होती है। तो मान लो चेरापूंजी आए तो चेरापूंजी के जस्ट पास में शिफ्ट हो गई, थोड़ी सी पास में है, अब बारिश वहाँ ज़्यादा होती है और उस जगह का नाम है मासिन राम। तो वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछ लें विश्व की सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है, तो मासिन राम है। फिर है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, बांस आप परिचित हैं, ये ड्रिप का मतलब होता है बूंद। तो क्या होता है कि जो बारिश का पानी है उसको बांस के पाइप के जरिए, बांस को बीच में से काट देते हैं, मान लो ये बांस है तो इसको बीच में से एक तरीके से कटिंग कर देते हैं और नाली टाइप बना देते हैं। फिर बांस से बांस आगे जोड़ते हुए, एक दूसरे बांस को जोड़ते हुए, जहाँ से पानी गिरता है इसमें पानी को प्रभावित करते हैं, उसको जहाँ आप ले जा सकते हो और सिंचाई करते हैं बूंद बूंद करके ऐसे। तो ये एक पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है, ठीक है ना, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से मेघालय और पूर्वोत्तर भारत के कुछ अन्य हिस्सों में भी होता है। इसका विशेषकर मेघालय है, और इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट में और अदर स्टेट्स हैं वहाँ पे भी इसका प्रयोग होता है। तो ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जो बांस ड्रिप प्रणाली है वो किस राज्य में प्रचलित है? तो मेघालय। इसमें बांस के पाइपों और नालियों की मदद से पहाड़ी ढलानों से पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है। यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि पर्यावरण के प्रतिकूल कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक है या, है ना, तो मतलब पर्यावरण के अनुकूल चीज़ें और सस्ती तकनीक हैं। फिर देखिए दोस्तों, कुछ जो हमारे नदी परियोजनाएं हैं, नक्शे में भी जो चीज़ें आती है वो देख लेते हैं। भाखड़ा नांगल बांध, ये है भाखड़ा नांगल बांध, आप लोकेशन देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, भाखड़ा नांगल बांध। इसकी जो लोकेशन है दोस्तों पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पे है, लेकिन ये है कहाँ पे, किस राज्य में है? अगर पूछा जाए तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे, लेकिन किस राज्य में स्थित है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है ये, और सतलुज नदी पर स्थित है ये। किस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध? सतलुज नदी पर। फिर देखिए टिहरी बांध, ये टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर है। कहाँ पे? एग्जाम में आ सकता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे ले रहा हूँ दोस्तों। तो टिहरी बांध उत्तराखंड में सतलुज नदी पर। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध, तो ये चंबल नदी पर है। ये चंबल नदी जा रही है यहाँ से, ठीक है ना, मध्य प्रदेश होकर बहती है। तो गांधी सागर बांध तो मध्य प्रदेश में है और राणा प्रताप सागर बांध अपने चित्तौड़गढ़ में है। दोनों ही चंबल नदी पर हैं, यहाँ पे है ये। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है और राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज ये दोनों चंबल नदी पर हैं, ठीक है ना।
फिर है देखिए सरदार सरोवर बांध, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो ये देखिए नर्मदा नदी आ रही है यहाँ से, तो इस नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है यहाँ पे। और इसके नीचे तापी नदी भी है। ये अपनी नदियाँ जो, ये अपना पानी जो है वो अरब सागर में गिराती है। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि ऐसी कोई 2 नदियों के नाम बताइए जिनका पानी अरब सागर में गिरता है, तो नर्मदा नदी और तापी नदी। फिर देखिए दोस्तों कि गंगा नदी, आप देखोगे तो ये टिहरी जो है बांध, यहाँ भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलके आके यहाँ पे मिलती है, और इसके बाद में ये नदी गंगा नदी बन जाती है इस तरीके से। और बाकी जितनी भी नदियाँ वो गंगा की सहायक है। सहायक उसको बोलते हैं जो नदी जाकर के आगे किसी नदी में मिल जाती है, तो वो उसकी सहायक नदी है। और इधर ये देखिए तिब्बत से जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी निकल के आती है, जिसको तिब्बत में और चीन में सांगपो नदी कहते हैं। फिर ये अपने अरुणाचल प्रदेश में होती हुई, फिर मेघालय असम में होती हुई यहाँ पे पहुँचती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में यहाँ आकर के गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ दोनों मिल जाती हैं। आगे इसको बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से कहते हैं, ठीक है ना। और ये फिर बंगाल की खाड़ी में अपना पानी लेकर जाती है। इसके अलावा देखिए रिहंद बांध, ये रिहंद बांध जो है, रिहंद नदी है यूपी में, ये सोनभद्रा जिला पड़ता है वहाँ पे उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे ये स्थित है रिहंद। और सोन नदी की सहायक है ये। रिहंद नदी किसकी सहायक है? सोन नदी। ये जो आगे जाके रिहंद नदी पे ही है, और ये आगे सोन नदी, और सोन नदी आगे जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों आपके सामाजिक विज्ञान में नक्शा भी आता है 4 नंबर का, तो यहाँ पे आप सीरियसली देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की जा रही है, और आप अच्छे से देखें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एक बार नहीं। और अगर आपको दोस्तों ये PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, ग्रुप इसमें डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जितने भी जो वीडियोज़ हैं उन सब के PDF आपको मिल जाएगी। तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है और रिहंद नदी पे है। फिर देखिए हीराकुंड बांध, ये महानदी पर हैं और उड़ीसा में स्थित हैं। फिर है कोयना, कोयना कृष्णा की सहायक नदी है, और कोयना नदी पर ही बनी हुई है, ठीक है ना। कोयना जो प्रोजेक्ट है वो कोयना नदी पर ही है। कोयना नदी आगे जा कर के कृष्णा नदी में मिल जाती है, कृष्णा की सहायक है, और महाराष्ट्र में है ये कोयना। फिर देखिए ये नागार्जुन सागर बांध है, ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है दोस्तों। और इसका विस्तार भी अगर आप देखोगे तो कुछ क्षेत्र इसका तेलंगाना में फैला हुआ है, और कुछ क्षेत्र इसका आंध्र प्रदेश में भी फैला हुआ है। तो दोनों राज्यों में ये नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, और इसका फैलाव दोनों ही राज्यों में विस्तृत है। फिर देखिए ये कावेरी नदी है साउथ में, और ये पेरियार बांध है, पेरियार नदी केरल में है। तो इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।